नमस्कार आप सभी को। चैप्टर है वाटर ओशन, क्लास 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पहले पढ़ा दिया था। अभी ये है हमारा पार्ट 3। इसमें आप पढ़ेंगे टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपके अलग अलग ओशन है, अलग अलग ओशन में जो टेम्परेचर है वो भी अलग अलग पाया जाता है। जो आपके ओपन है, एकदम खुले हुए महासागर हैं, वहाँ पे आप टेम्परेचर अलग पाएंगे, और जो मोस्टली आपके कॉन्टिनेंट के बीच में है वहाँ पर ओशन का टेम्परेचर अलग देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, ये हेडिंग है आपकी। दिस सेक्शन डील्स विद द स्पेशल एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस ओशंस। जो अलग अलग ओशन हैं उनमें टेम्परेचर में जो वेरिएशन, उनकी स्टडी आप यहाँ करेंगे। ओशन वाटर्स गेट हीटेड अप बाय द सोलर एनर्जी। जो महासागरों का जल है वो किससे गर्म होता है? सोलर एनर्जी से गर्म होता है। जब सन की डायरेक्ट रेज उस पर पड़ती है तब वो गर्म होता है। जस्ट एज लैंड, जैसे कि ज़मीन होती है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन लैंड। जो महासागरों का पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो जल्दी जल्दी तो आपकी गर्म होगी, हीट भी जल्दी होगी, और जो कूलिंग है ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। तो ये अंतर है आपका लिक्विड और सॉलिड में। सॉलिड में क्या है कि जल्दी से गर्म होगी, जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और लिक्विड में क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा पानी। अब इसमें आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। जो तापमान का वितरण है उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले देखिए इसमें लैटीट्यूड है। पहला हो जाएगा आपका लैटीट्यूड। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जो तापमान है, जो आपकी ओशन का जो टेम्परेचर है, तापमान में देखिए परिवर्तन आपको कैसे कैसे दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज पोलवर्ड। क्योंकि जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन मतलब सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। और जैसे जैसे पोल की तरफ ये जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट ना पड़कर, वर्टिकल ना होकर तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से पोल की तरफ जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है। तो यही यहाँ बताया गया है कि लैटीट्यूड यानी इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। दूसरा पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो ओशन है, receive more heat due to their contact with large extent of land than the ocean in southern hemisphere। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ओशन दोनों में है, लेकिन ये बताया गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का कारण क्या है कि उसमें लैंड ज़्यादा है, वाटर कम है। सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हमारा कम होगा। थर्ड है प्रिवेलिंग विंड। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रिवेलिंग विंड के बारे में आपको बताया जा रहा है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड, जो लैंड से बहती हैं, टुवर्ड्स द ओशन यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलेंगी उसके बारे में बताया। वो क्या करेंगी? समुद्र का जो पानी है, वो महासागरों का जो जल है, कोस्ट से दूर ले जाएंगे। इट रिजल्ट इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। इससे क्या है? टेम्परेचर में लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ओशन करंट, फोर हेडिंग है, फोर्थ है आपकी ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर। गर्म महासागरीय धाराएं जहां होंगी वहां टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। कोल्ड एरियाज वाइल द कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर। और जो कोल्ड करंट है वो टेम्परेचर को कम कर देंगे इन द वार्म ओशन एरिया। जहाँ के महासागर गर्म है, महासागर गर्म है, लेकिन अगर वहाँ कोई ठंडी जलधारा आ गई तो वहाँ का टेम्परेचर
कम हो जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट। जो गल्फ स्ट्रीम आपके वार्म ओशनिक करंट है, ये आपके अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट रेजेस द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है, एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट और नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग, इनको गर्म करती है गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशनिक करंट। वाइल द लेब्राडोर, और लेब्राडोर आपकी कोल्ड करंट है जो ग्रीनलैंड के वेस्ट से आती है। लेब्राडोर करंट, कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट को ठंडा कौन सी करती है? लेब्राडोर कोल्ड करंट। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है तो टेम्परेचर बढ़ा देगी, और लेब्राडोर आपकी कोल्ड करंट है तो टेम्परेचर कम कर देगी। ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट्स लोकली। द एनक्लोज्ड सीज in the low latitudes record relatively higher temperature than the open seas। जो आपके एनक्लोज्ड सी हैं, मतलब जो सी किसी मतलब उसके चारों तरफ अगर आपके बहुत सारे कंट्री हैं, बीच में सी है, जैसे आपका कैस्पियन सी है, डेड सी है, इनमें देखेंगे और मेडिटेरियन सी है। ज़्यादातर ये क्या एनक्लोज्ड सी हैं, चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए ऐसे समुद्र। इन द लो लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। जो जमीन से चारों तरफ घिरे हुए जो समुद्र हैं उनका तापमान अधिक पाया जाता है खुले सागरों की अपेक्षा। वेयर द एनक्लोज्ड इन द हाई लैटिट्यूड, जो उच्च अक्षांशों में लैटिट्यूड में है, हैव लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सी। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे दो बात हो गई। एक हो गई आपकी जो आपके इक्वेटर के आसपास लो लैटिट्यूड में सी है, उन सी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और ज़मीन की वजह से ही जो आपका ओशन है उसका सी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके लो लैटिट्यूड में। दूसरी बात इसमें बताएगी हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड्स में क्या है, जैसे 40-60 के आसपास जो आपकी सी हैं उनके बारे में बताया है कि अगर वो भी लैंड लॉक्ड हैं, मतलब चारों तरफ ज़मीन है उसके और बीच में सी है हाई लैटिट्यूड में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो सी का टेम्परेचर है वो आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर ओपन सी और ये लैंडलॉक सी की बात की जा रही है। देखिए जो एनक्लोज सी हैं हाई लैटिट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर कम होगा। कम इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो लैंड भी आपकी ठंडी होगी वहाँ पर। जब वो ठंडी है तो आपके सी का पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो सी एनक्लोज्ड हैं लोअर लैटिट्यूड में उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो हाई लैटिट्यूड में सी हैं और वो एनक्लोज्ड हैं उनका टेम्परेचर आपको कम मिलेगा देखने के लिए। ये हो गए आपके कुछ फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जो तापमान है उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण आपको यहाँ पर बताया गया है। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर shows हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। आप देखिए यहाँ पर बताया है टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल, एक इसमें डायग्राम दिया है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तब क्या तापमान पे प्रभाव होगा। ओशन वाटर shows हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर कैसे कम होता है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है। द प्रोफाइल shows a बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर। अब ये जो प्रोफाइल है, एक जो डायग्राम है, जैसे ये सी लेवल है ऊपर और ये अंदर गहराई तक जाएंगे, तो ऐसा है कि बीच में एक लेयर ऐसी भी है जिसके बाद टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है। तो वही आपको यहाँ बताया गया जो प्रोफाइल वाला जो डायग्राम है, अभी मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ डायग्राम। द प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर, ये सरफेस वाटर ऊपर का हो गया, ये ऊपर का हो गया आपका सरफेस वाटर हो गया ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर, और ये डीपर लेयर हो जाएगी ओशन की। इसके बीच में जो प्रोफाइल है वहाँ मतलब बताया गया आपको 100 से 400 मीटर की डेप्थ पे जाके टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है। द प्रोफाइल शोज द बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर। द बाउंड्री यूजुअली बिगिंस, जो बाउंड्री है टेम्परेचर डिक्रीज होने की वो कहाँ से शुरू होती है। द बाउंड्री यूजुअली बिगिंस अराउंड 400 to
100 to 400 मीटर्स बिलो द सी सरफेस। जो सी सरफेस है उसके 100 मीटर से 400 मीटर तक आपकी ये बाउंड्री मिलती है। एंड एक्सटेंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डाउनवर्ड। दिस बाउंड्री रीजन, कौन सी बाउंड्री रीजन? 100 to 400 मीटर की जो डेप्थ है, ये बाउंड्री रीजन। फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जहां से तापमान है बहुत तेजी से कम होता है, इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन, उसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। अब आप देखिए, अगर लोअर लेयर की बात करें कि कहाँ से थर्मोक्लाइन है, कौन सी लाइन है, तो 400 मीटर की लाइन को हम कह सकते हैं क्या है हमारी ये लाइन हो जाएगी थर्मोक्लाइन। मतलब इसके बाद जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से कम हो रहा है। अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। अब जो 90% जो वाटर का वॉल्यूम है वो थर्मोक्लाइन के बाद में। इन द डीप ओशन इन दिस जोन टेम्परेचर्स अप्रोच 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन एक बात बता दें, अगर 0 डिग्री पहुंच गया और आपके नीचे अगर फ्रिजिड पॉइंट से नीचे हो जाएगा 0 डिग्री से, तो बर्फ जम जाएगी, तो फिर वो नीचे नहीं रहेगी, वो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जो हायर आपके लैटिट्यूड में जो आपके ओशन है या सी है, वहां पर आप देखेंगे ऊपर तो बर्फ जमी हुई रहती है और नीचे आपका वाटर रहता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे है और आइस ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ऐसा नहीं कि आप नीचे जाएंगे सी के अंदर आपको बर्फ जमी मिल जाएगी, ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कहीं रेयर ही हो सकता है जहाँ परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन है। परमाफ्रॉस्ट मतलब जहाँ परमानेंट आइस पहले से जमी हुई है। द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशंस, द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन over middle and low latitudes can be described as a 3-layer system from surface to bottom। अब यहाँ पर देखिए 3 लेयर सिस्टम की बात की गई है। टेम्परेचर स्ट्रक्चर जो ओशन का, उसमें 3 लेयर्स की बात की गई है, मिडिल एंड लो लैटिट्यूड। अब इसमें देखिए फर्स्ट लेयर, पहली लेयर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर। जो फर्स्ट लेयर है वो सबसे ऊपर की लेयर है। वार्म ओशनिक वाटर, यहाँ पर पानी कैसा रहता है? गर्म रहता है। इट इज अबाउट 500 मीटर थिक, इसकी जो मोटाई है अपर लेयर की वो 500 मीटर तक है। विद टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस, और जो तापमान है वो कितना होगा? 0 से लेकर 500 मीटर की गहराई तक 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा। दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिकल रीजन is present throughout the year, but in mid latitude it develops only during summer। सेकेंड लेयर देखिए, सेकेंड लेयर कॉल्ड द थर्मोक्लाइन, जो दूसरी लेयर है उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। लेयर लाइज बिलो द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर के बाद ही आपकी सेकेंड लेयर है जिसको हम थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। एंड इज करेक्टराइज बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी जो तापमान है बहुत तेजी से कम होता है। द थर्मोक्लाइन इज 500 to 1000 मीटर थिक। जो थर्मोक्लाइन है उसकी जो थिकनेस की बात की गई है यहाँ पर, वो कितनी है? 500 से लेकर 1000 मीटर तक है थिकनेस आपकी थर्मोक्लाइन की। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे रखा है एरो से, और यहाँ पर ये दे रखी है डेप्थ इन मीटर्स, ये हो गया इंक्रीजिंग डेप्थ। अब इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन पे, अच्छे से पूरे डायग्राम को देख पाएंगे। अब देखिए जो आपको समझना है, सबसे पहले देखिए ये 0 से शुरू होता है 500 मीटर तक, ये लेयर 1 हो गई। कौन सी लेयर हो गई? लेयर 1 हो गई। अब इसमें देखिए लेयर 1 में जो टेम्परेचर है वो कितना है? 20 से 25 डिग्री के आसपास है। ये 24 दिया है, मतलब एवरेज यही रहता है इसके बीच में ही, तो टेम्परेचर यहाँ 20 है। अब इसके बाद देखिए ये 500 मीटर की लाइन पे जैसे आएंगे टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो रहा है। एक्चुअल में अगर इस लाइन की बात करें, जो एक लाइन ये पहले दी है 500 से ऊपर, ये आपकी 400 मीटर की लाइन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये चारों ऑप्शन दिए होते हैं, तो अगर एक ही मीटर आपको देखना है तो 400 मीटर को हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अगर एवरेज रेंज बोला जाएगा तो आपका 500 से 1000 मीटर की डेप्थ तक, कितने तक है? 500 से 1000 मीटर की डेप्थ तक ये पूरी लाइन हमारी बोली जाएगी थर्मोक्लाइन। इसके बाद तापमान आप देख रहे हैं बहुत तेजी से कम हो रहा है 1000 के बाद में।
फिर ये आपका कम होता गया है, लेकिन ओशन के बॉटम तक आप जाएंगे, यहाँ पर कहीं पे भी 0 डिग्री नहीं है। हाँ, अगर इनकेस कहीं होता है बीच में 0 डिग्री, तो जो आइस है वो तैरकर ऊपर आ जाएगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन आपकी हाई लैटिट्यूड में जो सी ओशन है वहां पर हो सकता है। थर्ड लेयर इज वेरी कोल्ड। जो तीसरी लेयर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है। एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशन फ्लोर, और वो डीप ओशन फ्लोर तक गई है। इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सो द टेम्परेचर चेंज विद द डेप्थ इन वेरी स्लाइटली। अब जो इसमें कहा गया है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, यानी 66.5 डिग्री की जो आपकी लाइन है, 66.5 डिग्री की जो लाइन है, इसके बाद जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर ये दिया है आपका आर्कटिक सर्कल, तो ये लाइन हो गई ऊपर वाली आर्कटिक सर्कल, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 66.5 डिग्री। ये यहाँ जगह कम है, बाकी मैंने इधर लिख दिया है, ये लिखा हुआ है। और ऐसे ही ये आपकी इक्वेटर के बाद फिर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा, फिर आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। तो देखिए 2 लाइन हो गई, एक ये हो गई आर्कटिक सर्कल, दूसरी हो गई अंटार्कटिक सर्कल। अब यहाँ पर बात की गई है इन दोनों की। इनके आसपास जो आपके सी हैं उनके ऊपर जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री रहता है। अब वो टेम्परेचर 0 है, और टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बहुत कम होता जाएगा। अब इसमें क्या हो, आप देखेंगे ऊपर बर्फ जमी हुई मिलेगी, लेकिन नीचे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बहुत कम आपका वेरिएशन मिलता है। हेयर ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट। और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में जो आपके सी हैं वहाँ पर आपको वाटर की केवल एक ही लेयर मिलेगी। ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट, ठंडे पानी की केवल एक ही लेयर है, विच एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशन फ्लोर, जो कि ऊपर से लेकर महासागरों की गहराई तक गई है, एक ही लेयर है। तो देखिए मिड लैटिट्यूड में है वहाँ पर आपकी 3 लेयर्स हैं, और हाई लैटिट्यूड में जाएंगे वहाँ पर आपकी एक ही लेयर है वाटर की, कोल्ड वाटर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। जो ओशन का एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। लेकिन जैसे जैसे हम पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर कम होता जाएगा। किस रेट से कम होगा, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड पर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। The average temperature is around 22 degree Celsius and 20 degree at 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसमें देखिए एवरेज टेम्परेचर जो आपकी 22 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, ये लैटिट्यूड है 20 डिग्री, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री लैटिट्यूड। और जो 14 डिग्री है वो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे तब हमारा जो तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। एंड 0 डिग्री नियर पोल, और जो टेम्परेचर है पोल पर वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दीजिएगा। एवरेज टेम्परेचर ओशन का 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। दूसरा, किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा। किस रेट से कम होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम होता जाएगा। मतलब 0 से 1 डिग्री जाएंगे तो 0.5 डिग्री माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जैसे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा 1 डिग्री पे। 2 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस। इस रेट से कम होता जाएगा। फिर उसमें चीज़ बताई गई है कुछ, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर टेम्परेचर कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। पोल पर टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको याद करनी है। द ओशंस इन द नॉर्दर्न, आगे इसमें बढ़ते हैं। और
ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। ये बात क्लियर हो गई, अभी हमने आपको बता दी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन है उनका टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होता है कि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज हैं, इसलिए टेम्परेचर आपको यहाँ पे अलग मिलेगा वेरिएशन। द हाइएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सन की डायरेक्ट रेज तो इक्वेटर पर होती हैं, ये गिव रीजन में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एज द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट। केवल इक्वेटर पे ही हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है, इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तब रिकॉर्ड होता है। तो इसमें देख लीजिए कुछ समझने वाली चीजें हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर है 19 डिग्री है और सदर्न में 16 डिग्री। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं जो मैंने अभी बताया था कि जो इक्वेटर पर है जो टेम्परेचर, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया। तो इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज तो आती हैं, लेकिन वाटर वेपर की वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए डेली की डेली बारिश भी हो जाती है। हर शाम आप देखेंगे 3 से 4 बजे के बीच में बारिश भी हो जाती है। सनराइज होगा, वाटर वेपर बनेगी, कंडेंस्ड होंगे, शाम तक होते होते कॉन्वेंशनल रेनफॉल आपकी इक्वेटर पे हो जाएगी, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम नोट नहीं कर पाए। हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो ये बात है बेटा, क्लाउड की फॉर्मेशन की वजह से वहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट नहीं है इक्वेटर पर। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए यहां से भी गिव रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर कितना हो 19 डिग्री सेल्सियस, सदर्न हेमिस्फीयर का 16 डिग्री सेल्सियस। गिव रीजन, कारण बताएं क्यों है ऐसा। तो वेरिएशन इन द ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, वाटर कम है, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है, लैंड कम है। फिगर आपको दिया गया है, आगे आप इसको देख लीजिएगा। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज ऑलवेज एट देयर सरफेसेस। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ओशन का वो सरफेस का होता है, मतलब ऊपरी जो सतह होती है पानी की, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। वाई? बिकॉज, देखिए क्वेश्चन है उसका आंसर, बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव द हीट फ्रॉम द सन। वो डायरेक्टली सन से हीट लेते हैं एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर सेक्शन ऑफ द ओशन। और जो हीट लेते हैं वो लोअर सेक्शन तक पहुंच जाती है, सतह की कुछ दूरी तक पहुंचती है लोअर सेक्शन ऑफ द ओशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन। ये कॉन्वेक्शन के द्वारा जो लिक्विड गरम होता है पानी, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं टकरा के एक दूसरे से वो हीट करते हैं। तो सन की डायरेक्ट रेज आई वाटर पे, ऐसे समझ लीजिए, तो ऊपर की लेयर है वो गर्म हो पाएगी, ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी। मतलब अंदर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा, कम है तो कम बना रहेगा। लेकिन अपर सरफेस का जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है इंसुलेशन पर। जहाँ इंसुलेशन ज़्यादा है ओशन का जो टेम्परेचर है अपर सरफेस का वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा गहराई तक सन की रेज नहीं जा पाती हैं। इट रिजल्ट इनटू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इन द इंक्रीजिंग डेप्थ। यही कारण है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर हमारा तेजी से कम होता है, क्योंकि अंदर का पानी गर्म ही नहीं हो पाता है, केवल ऊपर का ही पानी गर्म हो पाता है। बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन किस रेट से आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता है ये फिक्स नहीं है। ये बात क्लियर हो गई ना, ये फिक्स नहीं है। डेप्थ की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड का तो पता है ना 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एक लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ 1.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, लेकिन डेप्थ का फिक्स नहीं है किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स। टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है 200 मीटर की गहराई तक। एंड देयर आफ्टर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लोड डाउन। इसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। तो रैपिडली कहाँ तक कम होता है 200 मीटर्स तक।
नेक्स्ट हेडिंग हमारी सैलिनिटी। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, जो समुद्र का पानी है उसमें कितनी लवणता है। ऑल वाटर इन नेचर वेदर रेन वाटर और ओशन वाटर, चाहे वो वर्षा का पानी हो या फिर समुद्र का पानी हो, कंटेंट डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट, उनमें बहुत सारे मिनरल सॉल्ट होते हैं। सैलिनिटी इज द टर्म यूज टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर। जैसे सैलिनिटी पूछते हैं व्हाट इज सैलिनिटी, तो क्या हो जाएगा सैलिनिटी इज द टर्म यूज टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, कितना जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व है वाटर में, ये बताता है हमारा सैलिनिटी इन सी वाटर। इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, ये सॉल्ट बताता है कितना सॉल्ट है। सॉल्ट को किस में मेजर में करेंगे, ग्राम में करेंगे। डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 kg ऑफ सी वाटर। यहां पर दे रखा है कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें कितना सॉल्ट है ये पता करेंगे, तो यही बताएगा हमारा कि एक्चुअल में कितनी सैलिनिटी है। तो मतलब जो सॉल्ट है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सी वाटर, इसमें कितना है ये है। मतलब आप देख सकते हैं कि 1 लीटर पानी में आप मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें आप ½ kg सॉल्ट डाल दीजिए, अच्छे से घोल दीजिए, फिर उसको आप देखेंगे घर पे गैस पे रख देंगे, गर्म करिए, उसको गर्म करेंगे तो वाटर तो वेपर बन जाएगी, सॉल्ट उसमें बचा रह जाएगा, है ना। तो सॉल्ट आप माप लीजिए, आपको 500 ml मिल जाएगा, 500 ग्राम मिलेगा, मतलब सैलिनिटी होगी इसमें इतनी 500, जितना सॉल्ट है। वाटर तो उड़ जाएगा ना, वाटर उड़ जाएगा वेपर बन के, सॉल्ट है वो रह जाएगा, उसको माप लेंगे तो पता चल जाएगा पर 1000 में कितना सॉल्ट है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर 1000 और पीपीटी, इसको हम पर 1000 और पीपीटी में मेजर करते हैं, 100 में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, पर 1000 में। सैलिनिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर। सैलिनिटी ऑफ 24.7 per 1000 has been considered as the upper limit of demarcates brackish water। इसमें 24 ब्रैकिश वाटर में 24.7 डिग्री मापी गई है आपकी सैलिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी आर, कौन कौन से फैक्टर है सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हो जाएगा द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड्स मेनली ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, वाष्पीकरण और वर्षा की दर पर। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन। जो सरफेस सैलिनिटी है, समुद्र के ऊपर जो सैलिनिटी है कोस्टल एरियाज में, ये देखिए किस पे डिपेंड करती है। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन्स बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर। नदी के द्वारा फ्रेश वाटर मिल जाता है तो सैलिनिटी कोस्टल एरिया में कम हो जाएगी। एंड इन पोलर रीजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, बर्फ का जमना और पिघलना इस पे भी डिपेंड करती है। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी। तो देखिए ऊपर वाले पॉइंट में थे आपके इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, दूसरे में हो गया रिवर्स। रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है, ओशन में सैलिनिटी होती है, जो रिवर ओशन में मिलती है तो कोस्टल एरिया में सैलिनिटी कम कर देती है। थर्ड है आपका, एक्चुअल में थर्ड दिया लेकिन ये फोर्थ होना चाहिए विंड, क्योंकि आपकी 2 हेडिंग इसी में हो गई, 2 इसी में हो गई आपकी, इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, 2 इसमें हो गए आपके, थर्ड हो गए आपकी रिवर हो गई, फोर्थ हो जाएगी आपकी विंड हो जाएगी। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। विंड क्या करती है, अपने साथ पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो सैलिनिटी को भी उसी के साथ ले जाती है। द ओशन करंट कंट्रीब्यूट्स, अब नेक्स्ट आया फिर आपका विंड के बाद में ओशन करंट कंट्रीब्यूट्स टू द सैलिनिटी वेरिएशन। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड, हैंस यानी चेंज इन द टेम्परेचर आर डेंसली इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन एन एरिया। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी ओशन करंट है, ये वार्म ओशन करंट होती है और आपकी कोल्ड ओशन करंट होती है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जब आपकी वार्म ओशन करंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, मोस्टली उनमें आपकी जो सैलिनिटी है वो भी ज़्यादा होती है।
दूसरा जो कोल्ड ओशन करंट है उनमें सैलिनिटी कम होती है, तो जहाँ पे भी ठंडी जलधारा जाएंगी वहाँ की सैलिनिटी कम कर देंगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, ये आपको मैप दिया हुआ है जिसमें सैलिनिटी के बारे में बताया गया है। ये देखिए, इसको और थोड़ा सा अगर छोटा हो जाता, हाँ, स्पेशल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ओशन, डिग्री सेल्सियस में बताया टेम्परेचर कहाँ पे कितना कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री के आसपास देख लीजिए टेम्परेचर कितना है। ये आपका इधर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर 28 डिग्री ये दे रखा है ना, और इधर भी 28 डिग्री है। इक्वेटर में सबसे कम नहीं है टेम्परेचर, यही आपको ऊपर समझाया था। इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की साइड में जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए ये आइसोथर्म है, एक जैसे टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर आपको 25 डिग्री इक्वेटर के आसपास, फिर 20, 15, 10 डिग्री ये मिल रहा है टेम्परेचर देखने के लिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम है। अब इस मैप के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए टेबल में आप बॉक्स के अंदर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कंपटीशन में कई बार पूछी गई है, कोई भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी हो जाएगी आपकी लेक वॉन इन टर्की, कितनी है 330 पीपीटी। दूसरा है डेड सी, डेड सी में कितनी है, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, डेड सी में आपकी 238, तो डेड सी में आपकी ज़्यादा होगी। नंबर 1 पे हो गया आपका डेड सी, दूसरे पे हो गया आपका लेक वॉन इन टर्की 330, और थर्ड हो जाएगा आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, इसमें दिया है 220 पीपीटी। तो सबसे ज़्यादा देखिए डेड सी में, डेड सी है ये आपके लैंड लॉक्ड है इसीलिए सैलिनिटी ज़्यादा है। तो नंबर 1 पे हो जाएगा आपका डेड सी, ये जॉर्डन में है, जॉर्डन में है मृत सागर। और फिर आपका टर्की में आपकी वॉन लेक दूसरे नंबर पर, और नॉर्थ अमेरिका में आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक, आपकी नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर 220 पीपीटी ये दे रखा है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पे डेड सी, दूसरे पर है वॉन लेक, थर्ड पर है ग्रेट सॉल्ट लेक। डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर, कितना सी वाटर में सॉल्ट होता है, तो क्लोरीन 18.97, सोडियम 10, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें से आप ऊपर के 1-2 याद कर लीजिएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 18.97, तो बहुत सिंपल है, इसमें 1 हो गया, फिर 8 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 9 से फिर 2 कम हो जाएगा आपका 7, मतलब 18.97 याद कर लीजिए। सोडियम 10.47, 1-2 आप इसमें से याद कर लीजिए। ये सभी आपके दिए हुए हैं कौन कौन से सॉल्ट होते हैं सी वाटर में, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब आपके दिए हुए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का है, जो आपकी लवणता है उसका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण कैसे कैसे है, कितने लैटिट्यूड पर कितनी सैलिनिटी मिलती है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशन रेंजेस बिटवीन 13 डिग्री पीपीटी एंड 37 डिग्री पीपीटी पर 1000। देखिए जो आपको ओपन ओशन है, खुले हुए महासागर हैं, उसमें जो सैलिनिटी है वो 33 से 37 पीपीटी के बीच में मिलती है। इन द लैंड लॉक, आप देखिए दूसरी बात, यहाँ जो भूमि से भू अवरुद्ध, मतलब चारों तरफ जमीन है किसी के सी या ओशन के आसपास, वहां पर देखेंगे ये सैलिनिटी कितनी होगी। देखते हैं इसके ऊपर कोई हेडिंग दी है, वैसे मैप ही दिया होगा आई थिंक, हाँ, जैसे रेड सी का दिया है, रेड सी का दिया हुआ, रेड सी इट इज हाई एज 40 पर 1000। जो रेड सी है वहाँ की सैलिनिटी कितनी है 41 पर 1000, इसको याद कर लीजिएगा। वाइल इन द एस्चुरीज एंड द आर्टिक द सैलिनिटी, ये इसमें कितनी हो जाएगी, फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35 डिग्री, और जो सैलिनिटी है उसमें फ्लक्चुएशन मिलेगा आपको आर्कटिक के पास में 0 से 35 पीपीटी के बीच में। सीजनली इन हॉट एंड ड्राई रीजन, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, वेयर इवेपोरेशन इज हाई, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा है, द सैलिनिटी समटाइम रीचेज टू 70 पीपीटी।
ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही गर्म हैं और शुष्क हैं, मतलब बारिश भी नहीं होती और गर्म भी है, वहाँ लवणता है, सैलिनिटी है, वो आपकी 70 के आसपास है। तो देखिए किस सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, तो सी का नाम हो जाएगा रेड सी। यहाँ इसके हिसाब से 41 पीपीटी। सी की बात हो रही है यहाँ पर, ओशन नहीं है। द सैलिनिटी वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू इट्स, देखिए अब ओशन वाइज दिया है, ये पैसिफिक ओशन का दिया है पहले, सैलिनिटी है, सैलिनिटी इन पैसिफिक ओशन is mainly due to its shape and larger area extent. Salinity decreases from 35 ppt to 31 ppt on the western part of the northern hemisphere. अब यहाँ पर जो सैलिनिटी है बताया गया है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न पार्ट में, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में 35 से 31 पीपीटी तक मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। इन द सेम वे, अब यहाँ पर देखिए जो आपका आर्कटिक रीजन की जो बर्फ है वो पिघल के इसमें मिल जाती है, सैलिनिटी यहाँ की कम हो जाती है। इन द सेम वे आफ्टर 15 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ, 15 से 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 डिग्री। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पैसिफिक ओशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी कम है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब दूसरी हेडिंग दी है आपकी अटलांटिक ओशन की है, दूसरी हेडिंग है आपकी अटलांटिक ओशन की है। अब इसमें देखिए द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द अटलांटिक ओशन इज अराउंड 30। अटलांटिक ओशन की देखिए सैलिनिटी ज़्यादा हो गई 36 पीपीटी। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड, 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम सैलिनिटी, अब यहाँ पे देखिए जैसे टेम्परेचर इक्वेटर पे आपका मैक्सिमम नहीं था, ऐसे ही सैलिनिटी भी इक्वेटर पे मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वह बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से ओशन की जो आपकी सैलिनिटी है, सभी ओशन की बात कर रहे हैं हम, ओशन की जो सैलिनिटी है वो कम हो गई है, कम हो जाती है। The highest salinity is recorded between 15 degree and 20 degree latitude. Maximum salinity 37 degree ppt is observed between 20 degree north and 30 degree north and 20 degree west and 60 degree west. अटलांटिक ओशन में देखिए जो आपका टेम्परेचर है उसमें आपको बताया जा रहा है कि कितना है, मैक्सिमम सैलिनिटी यहाँ की कितनी है 37 डिग्री पीपीटी। मैक्सिमम कितनी है 37, एवरेज कितनी है 36। तो आप याद रखिएगा एवरेज कई बार पूछा जाता है 36 है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टुवर्ड द नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड रिकॉर्डेड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसमें देखिए बताया गया है कि जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वहाँ की जो सैलिनिटी है, अगर हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे 40 डिग्री लैटिट्यूड से, मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री के बीच में भी आप जाएंगे, वहाँ पर भी सैलिनिटी ज़्यादा है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हायर लैटिट्यूड पे सैलिनिटी कम हो जाती है। अब इसमें बताया गया कि हायर लैटिट्यूड में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है इसकी वजह से जो गर्म जल की धारा है, जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ से एक गर्म जल की धारा है गल्फ स्ट्रीम की, यहाँ पहुँच जाती है। इसकी वजह से जो सैलिनिटी है यूरोप का कोस्ट है वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ये पूरे गर्म है एरिया, ठीक है, इधर ग्रीनलैंड है, इधर से लेब्राडोर कोल्ड करंट भी आती है आपकी। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही नॉर्दर्न पार्ट है आपका अटलांटिक ओशन का, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर सैलिनिटी भी ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो बाल्टिक सी है उसमें नदियाँ अपना पानी छोड़ती हैं, इसलिए लो सैलिनिटी मिलती है, कम लवणता मिलती है। द मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की सैलिनिटी देखिए, रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। जो आपका
मेडिटेरियन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर, यहीं बता देते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है ये। यहाँ पर आपका ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर क्या है, हायर इवेपोरेशन की वजह से सैलिनिटी ज़्यादा है। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम की बात हम कर रहे थे, यहीं दिखा दे, ये गल्फ स्ट्रीम इस तरीके से जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ से आपकी लैब्राडोर कोल्ड करंट आती है। लेकिन ये तो आपकी वॉर मोशन करंट है, ये वॉर मोशन करंट है तो क्या करेगी, वॉर मोशन करंट है तो वार्म वाटर है इसमें, और इसमें जो सैलिनिटी है वो भी ज़्यादा मिलती है, देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी मैप पर आपको। सैलिनिटी इज हाउएवर वेरी लो इन ब्लैक सी ड्यू टू इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स बाय रिवर्स। और आपका जो काला सागर है उसमें भी सैलिनिटी कम मिलती है। तो देखिए बाल्टिक सी में भी कम है नदियों के पानी की वजह से, काले सागर में भी कम है क्योंकि रिवर्स का पानी भी उनमें जाके मिल जाता है, और मेडिटेरियन सी में हाईएस्ट है। इसका रीजन क्या है, सैलिनिटी हाई है, इवेपोरेशन की वजह से है आपकी। और रेड सी है वो आपका क्या है, रेड सी लैंड से कवर है वो आपका, इसीलिए वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। सी द एटलस टू फाइंड द रिवर जॉइनिंग द ब्लैक सी, इसमें तो ये आपके लिए कहा है, आप देख लीजिएगा इसको। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन, अब देखिए थर्ड ओशन आया आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की सैलिनिटी के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है, इंडियन ओशन की जो सैलिनिटी है वो क्या है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, थर्ड ओशन के बारे में है इंडियन ओशन। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन इज 35 ppt। जो इंडियन ओशन की जो सैलिनिटी है वो 35 ppt रिकॉर्ड की गई है। तो आपने देखा अटलांटिक ओशन की सबसे ज़्यादा थी क्योंकि 36 ppt थी। ठीक है, ओशन में सबसे ज़्यादा किसका है, अटलांटिक ओशन का है। सी में किस में सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, रेड सी में है, इनको याद रखिएगा। द लो सैलिनिटी ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन बे ऑफ बंगाल, जो लो सैलिनिटी है वो बंगाल की खाड़ी में मिला है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, पानी मिल गया नदियों का आके, ये आपको बता ही दिया था पहले। ऑन द कॉन्ट्रेरी द अरेबियन सी सोज हाइयर सैलिनिटी, अरेबियन सी में ज़्यादा सैलिनिटी है ड्यू टू हाई इवापोरेशन, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, और वहाँ पर कम फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो फ्रेश वाटर जो टर्म है वो किसके लिए आया है, वो रिवर के लिए आया है। रिवर बहुत कम अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, इसीलिए भी वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल में कम है क्योंकि फ्रेश वाटर की रिवर मिलती हैं, और अरेबियन सी में सैलिनिटी ज़्यादा है, इवापोरेशन की रेट ज़्यादा है, इस वजह से रिवर अपना ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं लेके जाती हैं। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। इसके बाद है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। मैप एक बार देख लेते हैं, मैप को समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। ये आपका जो मैप है इसमें दिया हुआ है सरफेस सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड ओशन, जो आपके संसार के महासागर हैं उनके सतही जल में कितनी लवणता है, इससे संबंधित है। तो देखिए सतही लवण में कौन कौन से हो जाएंगे, सतही जल में कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। तो फिर से आ जाइए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए सैलिनिटी, सैलिनिटी देखिए आप यहाँ पर दिए 36 के अराउंड दिया हुआ है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। और इक्वेटर के आसपास जो आपकी सैलिनिटी है ये कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की साइड जाएंगे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, वार्म ओशन करंट की वजह से यहाँ भी बढ़ जाएगी। और कोल्ड ओशन करंट आपकी इस तरीके से मिलेंगी, तो कोल्ड ओशन करंट आपकी मिल जाएंगी। तो कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसमें सैलिनिटी भी कम मिलेगी। तो ये था आपका सैलिनिटी से रिलेटेड मैप। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, जो लवणता है उसका देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है गहराई में कैसे कैसे लवणता है। सैलिनिटी चेंजेस विद डेप्थ, गहराई के साथ साथ जो लवणता है उसमें परिवर्तन होता है। बट द वे इट चेंजेस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी, समुद्र की कहाँ पर लोकेशन है इस पे भी डिपेंड करता है। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवापोरेशन, जब इवापोरेशन ज़्यादा होता है तो सैलिनिटी हमारी बढ़ जाती है। और डिक्रीज बाय इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर, और सैलिनिटी कम हो जाती है जब कोई ताज़ा पानी आके मिल जाता है। एक जनरल टर्म याद रखिएगा,
जनरल टर्म है ये। सैलिनिटी कब बढ़ जाएगी? जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब पानी ज़्यादा भाप बनेगा, और जब फ्रेश वाटर आके मिल जाएगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। ऐसे समझिए जैसे 1 लीटर पानी में आधा केजी आपने नमक डाल दिया, ठीक है, फिक्स है सैलिनिटी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा तो सॉल्ट है जो नमकीन पानी, मतलब पहले आप टेस्ट करके देखिए, फिर पानी को उबालिए अच्छे से, पानी बहुत कम रह जाए, 1 लीटर की जगह आधा लीटर ही पानी रह जाए, उड़ जाए, 300-400 ml उड़ जाए, वाटर वेपर बन जाए, फिर आप पानी का टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, ज़्यादा खारा पानी हो जाएगा, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करिए, वही सेम एक्सपेरिमेंट, 1 लीटर पानी लीजिए, आधा केजी उसमें सॉल्ट डालिए, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब उसमें 1 लीटर पानी और मिला दीजिए फ्रेश वाटर, फिर वाटर को आप टेस्ट करेंगे, जो पानी का खारापन है वो कम हो गया, मतलब जो सैलिनिटी है वो कम हो गई। क्लियर? अब मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। सच एज फ्रॉम द रिवर, ये हो गया। सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड, जो सैलिनिटी है गहराई के साथ साथ उसमें बताया गया है कि बहुत बार तो फिक्स रहती है, बिकॉज देयर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और द सॉल्ट इज एडेड। क्योंकि गहराई के साथ साथ क्या होता है, गहराई के साथ साथ में क्या होता है, ना तो उसमें गहराई में कोई फ्रेश वाटर पहुंच पा रहा है, ना ही वहां से वाटर वेपर बन पा रही है, तो क्या होता है, सैलिनिटी लगभग फिक्स रहती है। देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द salinity between the surface zone and the deep zones of the oceans। जो सरफेस जोन है और वहाँ के डीप ओशन जोन है उनमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा। द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। अब इसमें देखिए, लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी, जिस पानी में सैलिनिटी ज़्यादा है वो नीचे है, और जिसकी सैलिनिटी कम है वो ऊपर उठा हुआ है। इसीलिए इक्वेटर की तरफ से जो वार्म ओशन करंट है वो पोल की तरफ जाती हैं। गर्म पानी है, ऊपर उठा हुआ है, सैलिनिटी कम है उसमें, ठीक, सैलिनिटी कम हो गई आपकी, मतलब वाटर, एयर प्रेशर दरअसल कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है तो वाटर ऊपर की तरफ रहता है। अब यहाँ पर बताया था लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी, हायर सैलिनिटी है कहीं पर, उसके ऊपर आपके लोअर सैलिनिटी वाला वाटर होगा। सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, सामान्यतः अगर कहा जाए जो लवड़ता है गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है। एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड द हेलोक्लाइन लाइंस कहते हैं इस जोन को, जहाँ पर जो आपकी सैलिनिटी है उसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सैलिनिटी क्या होता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, अदर फैक्टर्स being constant increasing salinity of sea water causes its density to increase. High salinity sea water generally sinks below the lower salinity. This leads the stratification by salinity। तो देखिए ये थे आपके सैलिनिटी का सैलिनिटी आपको बता दी गई, और ये पार्ट 3 पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वाटर ओशन क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आएंगे, और वो चैप्टर आपका होगा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। थैंक यू, जय हिंद।